इशू ये सारा ये है कि ये इस इजलास में कोई ना कोई ऐसी मरबूत हिकमत अमली सामने आनी चाहिए थी जिसके नतीजे में गज़ा में जंग बंदी हो जाती है, लेकिन गज़ा में इतनी शदीद खूनरेज़ी इस वक्त हो रही है कि जिसकी तवक्को नहीं थी, और खूनरेज़ी हो रही है, इमारतें गिराई जा रही हैं। ग्रैंड ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हो गया, साथ ही यमन पे अटैक शुरू हो गए, और वो टोटल वो कह रहे हैं कि हम इसको गज़ा इज़ बर्निंग, इसको इरेज करेंगे। और प्रेसिडेंट ट्रंप ने आज सोशल ट्रूथ पे मैसेज डाला, उन्होंने कहा आई हैव जस्ट रेड, ये फर्स्ट जो है, आई जस्ट रेड न्यूज़ रिपोर्ट दैट हमास हैज़ मूव्ड द होस्टेजेस अबव ग्राउंड टू यूज देम एज ह्यूमन शील्ड्स अगेंस्ट इसराइल्स ग्राउंड ऑफेंसिव। आई होप द लीडर्स और हमास नो what they are getting into if they do such a thing. This is human atrocity. अभी हमास को मुखातिब किए प्रेसिडेंट ट्रंप ने, the likes of which few people have ever seen before. Don't let this happen or all bets are off. Release all hostages now. अच्छा, अब वो ज़ाहिर है उनका कहना ये कि ये बाहर ले आए ह्यूमन शील्ड बनाने के लिए कि हमले हों तो उसमें ये भी लोग शहीद हो जाएं, तो मैं बता रहा हूँ कि वो ख़त्म हो जाएंगे सारे, वो 20 लोग भी, यरगमाली भी मारे जाएं, सब मारे जाएं, लेकिन गज़ा को हम तबाह कर देंगे। गज़ा इज़ बर्निंग। वहाँ पे जो इस वक्त नारे लग रहे हैं वो ये हैं कि गज़ा इज़ बर्निंग जी। अच्छा, उसके साथ ही जो दूसरी बात है वो देखें, अब इसके नतीजे में मैंने आपको बताया ना, ये मूवमेंट्स, ये जब कल भी मैंने बात की थी अख़वान मुस्लिमून, हमास अख़वान मुस्लिम, ये जब शेख अहमद यासीन को निशाना बनाया गया वहाँ लेबनान में, तो मैं उस वक्त रिपोर्ट कर रहा था एक एक इवेंट को, फिर अब्दुल रसीद रंदेज़ी को और बाकी शख्सियात, रिपोर्टिंग होती रही, लेकिन फिर उसके बाद पढ़ा इनको पहले कि इनकी तारीख आगे पीछे दाएँ में, हसन बना को फांसी लग गई, सॉरी उनको कत्ल कर दिया गया, सईद कुतुब को फांसी लग गई हो गया, तो हर दफ़ा ये होता था कि ये तहरीक ख़त्म होगी, तहरीक ख़त्म नहीं हुई। अच्छा, एक बात जो है ना वो जहन में रखें, जो मैंने कल भी बात की थी कि इमाम ये हसन बना और मोहम्मद अब्दी और बाकी रशीद रज़ा के हवाले से ये बात बड़ी अहम है, ये इसको समझना बड़ा ज़रूरी है। और वो बड़ी इम्पोर्टेंट बात यह है कि दुनिया में अब यानी सुन्नी मकतब फ़िक्र की बात अगर करते हैं तो दुनिया में सबसे ज़्यादा हनफी हैं, सही, हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह, दुनिया में सबसे ज़्यादा हनफी हैं। अच्छा, फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे शाफ़ई हैं, इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह के, जो उनके ख़यालात से ज़्यादा कुर्बत रखते हैं, इज़्ज़त सबकी, सारे सब ये बड़ी शख्सियात हैं, लेकिन मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा सुन्नी जो हैं वो हनफी हैं, उसके बाद शाफ़ई हैं, फिर उसके बाद जो है वो मालिकी हैं, और फिर उसके बाद जो है चौथे नंबर पे वो हनफी हैं, ठीक है, यही सबसे चौथे नंबर पे यानी शाफ़ई हो गए, उसके बाद मालिकी हो गए, और फिर उसके बाद जो है हम्बली हो गए, चौथे नंबर पे, सॉरी हम्बली, हनफी नहीं हम्बली, यानी हनफी दुनिया में सबसे ज़्यादा, फिर उसके बाद शाफ़ई, फिर उसके बाद मालिकी, और फिर उसके बाद हम्बली, ये पूरी दुनिया में इस तरह से, ठीक है, इमाम अहमद हम्बल के। लेकिन अगर हम अरब दुनिया में चले जाएं तो अरब दुनिया में हमें ये डिस्ट्रीब्यूशन किसी मुख्तलिफ अंदाज में नज़र आती है। सही, अरब दुनिया में सबसे ज़्यादा जो है, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा तो हनफी है ना, लेकिन अरब दुनिया को खाली देखें तो सबसे ज़्यादा जो है वो मालिकी हैं। वो मालिकी जो पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पे हैं, वो अरब दुनिया में सबसे ज़्यादा है, सही, ठीक है। इसी तरह से पूरी दुनिया में शाफ़ई दूसरे नंबर पे, अरब दुनिया में भी शाफ़ई दूसरे नंबर पे हैं, सही। और पूरी दुनिया में जो हम्बली हैं, इमाम हम्बल के रहमतुल्लाह अलैह के मानने वाले, वो अगर चौथे नंबर पे हैं तो अरब दुनिया में वो तीसरे नंबर पे हैं, और फिर चौथे नंबर पे हनफी हैं, सही। जो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा हनफी हैं वो अरब दुनिया में चौथे नंबर पे हैं। अच्छा, यानी हमारे पाक व हिंद को अगर लें तो यहाँ पे तो बरेलवी और देवबंदी ज़्यादा, उनकी सोच ज़्यादा है, तो दोनों हनफी हैं, देवबंदी और
बरेलवी जो हैं दोनों इमाम अबू हनीफ़ा को ही मानते हैं, और बाद में फिर मुख्तलिफ जो मामलात है उस पर फ़िक़ही इख्तलाफ है, लेकिन हैं दोनों हनफी। और उसकी वजह ये कि ज़्यादा यहाँ पे जो हनफी हैं वो ज़्यादातर तुर्क और ये जो सेंट्रल एशिया और बाकी जगहों पे भी, लेकिन यहाँ ज़्यादा तो यहाँ पे जब यहाँ पे मंगोल और गजनवी और अफ़गानिस्तान में भी ज़्यादा, बांग्लादेश, पाकिस्तान, तो ये यहाँ पे ज़्यादा हनफी हैं, क्योंकि देवबंदी और बरेलवी दोनों हैं हनफी। तो तुर्क असर ज़्यादा आया, तो उसमें गजनवी और गौरी और मंगोल और ये साथ, तो इस्लाम कबूल किया तो इधर से ज़्यादा आया। लेकिन उससे पहले जब ये अरब आए तो वो शाफ़ी। अच्छा, इसको बताना इसलिए ज़रूरी है कि जो अख़वान हैं वो, मैंने कल कहा था कि उनके ख़यालात करीब हैं इमाम अहमद हम्बल से, लेकिन इमाम शाफ़ी से ज़्यादा करीब हैं क्योंकि मिस्र में रहे हैं। सही। अच्छा, और इमाम हम्बल से चूँकि करीब रहे हैं तो कुछ उनका जो अंदाज़ है वो इमाम अबू तैमिया से ज़्यादा करीब हैं, जो कि ज़रा थोड़ा सा सख्त मौक़िफ़ रखते थे। सही। लेकिन उनके सोच अलग है बिल्कुल, यानी वो अपने आप को जो है वो ना वो अपने अलग सोच, जैसे हमारे यहाँ जमात इस्लामी है, सैयद अबुल अला मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह, तो वो उनके ख़यालात आप पढ़ें तो वो अलग ख़यालात हैं, यानी उनके वो आपको किसी एक मतलब आपको सारे ही उसमें रंग नज़र आएंगे, यानी आपको सारे ही जो जितने उलमा हैं और इमाम हैं सुन्नी और इवन अहले तशय्युअ में, उस सारे ही आपको उनकी तालीमात की झलक नज़र आएगी जमात इस्लामी के सैयद अबुल अला मौदूदी की तहरीरों में। इसी तरह से आपको सैयद कुतुबिया हसन अल-बना की जो तहरीरें हैं आपको मतलब उसमें आपको रंग ज़रूर नज़र आएगा कि ठीक है, चूँकि ये इजिप्ट में रहे तो शाफ़ी वहाँ ज़्यादा हैं नॉर्थ अफ्रीका में, लेकिन यह है कि इनके थोड़ा सा इनके जो वालिद हैं वो इमाम हम्बल को मानते थे, ये सारे, तो वो आपको वो कलर नज़र आएगा। लेकिन हनफी नहीं है, क्योंकि मैंने कहा ना कि हनफी चौथे नंबर पे सबसे कम है अरब दुनिया में। अच्छा, तो अब ये चूँकि एक नज़रियाती सोच है, एक नज़रियाती तहरीक है, तो उसके नतीजे में ये है, और ये वो है जिसको पॉलिटिकल इस्लाम कहते हैं। वेस्टर्न जो किताबें हैं वो कहती हैं पॉलिटिकल इस्लाम। इस्लाम तो ठीक है, लेकिन पॉलिटिकल इस्लाम क्या आ गया? उसका काउंटर आर्गूमेंट तो ये है कि इस्लाम तो हर सियासत में भी इस्लाम है, तिजारत भी इस्लाम सिखाता है, रिश्ते भी इस्लाम सिखाता है, आपस में मिलना जुलना कैसे है, दुनियादारी कैसे है, सफारतकारी कैसे है, हुक्मरानी कैसे है, ग़ुलामी कैसे है, असूल क्या है ज़िंदगी के, इस्लाम तो हर जगह है। तो ये पॉलिटिकल इस्लाम तो एक लेवल है जो आपने लगाया। इस्लाम तो एक पूरा आपको तरीका बताता है कि किस शख्स को जो है वो किस शख्स के पास इमारत होनी चाहिए, किस शख्स के पास जो है वो कौन सा शख्स लीडर होना चाहिए, सिपह सालार के क्या खसूसियात होनी चाहिए। बुनियादी तौर पे तो इस्लाम जो है वो इस तरह बात करता है। उसमें तो अरबी को अजमी पे और अजमी को अरबी पे कोई फौकियत नहीं है। लेकिन बहरहाल ये चीज़ें मैटर करती हैं, क्योंकि ये पॉलिटिकल इस्लाम का लगाते हैं कि ये इस्लाम तो ठीक है, लेकिन साथ साथ ये पॉलिटिकल कलर भी इसमें ले आते हैं कि ऐसे होना चाहिए और ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए और ऐसे नहीं होना चाहिए, ये चीज़ जो है ये बिदत है और ये चीज़ बिदत नहीं है, ये चीज़ ऐसे है, ये चीज़ ऐसे नहीं है, ये गलत और ऐसे ही हो रहा है। तो पॉलिटिकल इस्लाम की तहरीकें, इसीलिए मैंने कहा ना अरब ममालिक में पॉलिटिकल इस्लाम की तहरीकें जो है ना वो काबिल कबूल नहीं है। सही। वो पॉलिटिकल ग्राउंड पे ज़रूर कबाइल की बुनियाद बन जाए कि जी फलाना जो है ये उस कबीले का है तो ठीक है, फलाना उस कबीले का है तो ठीक है, लेकिन ये है कि जो सियासी मामलात हैं उसको ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता। ठीक है, सही। अच्छा, अब ये है कि ये जो तहरीक, अब मैंने कल भी बात की थी कि ये 1927-28 से ही बनी हुई तहरीक और 2024-25 तक ये तहरीक अपने अंदर कभी होती रहती है, रूट्स पकड़ती रहती हैं, जिसके नतीजे में हर दौर में अब देखें ना, जमाल अब्दुल नासिर ने फांसी दे दी थी। हालांकि जमाल अब्दुल नासिर बड़े मकबूल लीडर थे, लेकिन जमाल अब्दुल नासिर के इख्तलाफात इनसे पैदा हुए तो जमाल अब्दुल नासिर ने फिर इनको फांसी भी दी, लेकिन इजिप्ट के अंदर ही बढ़ते रहे। फिर
देखें फिर जो फ़लस्तीन है ना, उसमें दो ग्रुप्स हैं इस वक्त, एक तो हमास है और एक इस्लामी जिहाद है। इस्लामी जिहाद भी अफ़गान से मुतासिर है, ये दोनों एक साथ थे पहले, लेकिन वहाँ पे जब वो शकीकी वाला नाम था, जो शकीकी ग्रुप अलग हो गया, ये अनवर सादात का भी तो मर्डर हुआ ना इजिप्ट के, वो जो परेड के दौरान अनवर सादात को मार दिया था, उसके बाद वो ग्रुप अलग हो गया, वो वहाँ से इजिप्ट से निकल आया, तो यहाँ इस्लामी जिहाद, लेकिन हैं दोनों अफ़गान के, यानी हमास और इस्लामी जिहाद, ये दोनों तंजीमें जो एग्जिस्ट कर रही हैं गज़ा में, ये दोनों अफ़गान से ही मुतासिर हैं, यानी बुनियादी तौर पे ये जो है ये एक ही सोच है, लेकिन इनमें इख्तलाफ पैदा हो गया था अनवर सादात के कत्ल के बाद सदर। अच्छा, अब इस पेचीदा सूरत हाल में कैसे इस मसले को हल किया जाए, क्योंकि ये जो मसला है, ये मसला फ़लस्तीन जो है, ये मसला फ़लस्तीन ये सिर्फ अफ़गान का मामला नहीं है। अच्छा, अरब ममालिक में ये सोच बड़ी कवितर है, क्योंकि अरब स्ट्रीट है और अरब लीग बनी इसीलिए थी। अफ़गान को तो शिकस्त नहीं दी ना इसराइल ने 48 में या 67 में या 73 में अफ़गान को तो शिकस्त नहीं दी ना, अरब ममालिक को शिकस्त दी है ना, चाहे वो गोलान की पहाड़ियाँ निकली हों या मगरबी किनारा निकला हो या जो भी, तो अरब ममालिक से। लेकिन अरब ममालिक जो हैं वो बाद में उनकी क़यादतों ने मुआहदे तय कर लिए। अब यह है कि वो मुआहदे तय कर लिए, तो अब वो यानी अहमद शारा यहाँ तक तैयार हो गए थे कि भाई हम 67 की गोलान पहाड़ियों पे नहीं, हम 74 वाली पे मान लेते हैं। हालांकि 67 की गोलान पहाड़ियों में तो सारी ही गोलान पहाड़ियाँ शाम की हैं, लेकिन 74 में मुआहदा चूँकि तय आ गया कि गोलान पहाड़ियों का एक हिस्सा जो है बफर जोन होगा, तो उन्होंने कहा ठीक है ये मान लेते हैं, क्योंकि यूएन मान चुका है, सोवियत यूनियन ने मान लिया था, अमेरिका ने, अरब ममालिक ने, ठीक है। अब वो उसको भी नहीं मान रहे, तो कह रहे हैं नहीं तो ग्रेटर इसराइल है। अच्छा, अब अगर आज ग्रेटर इसराइल है तो उसका मतलब, और फिर अमेरिका जो है उसकी बात पे कौन, यानी वो कह रहे हैं सिक्योरिटी गारंटी, ज़बानी कलामी सिक्योरिटी आप ही के यहाँ वो है और आप ही को, हम ही आपको वो करेंगे। देखें ना, ये तो पूरी एयर स्पेस अगर कंट्रोल में है किसी सेंटकॉम के, तो उस एयर स्पेस में तक परिंदा भी उड़ेगा, तो वो उनको पता, उनका काम यही है, ठीक है ना। आज की जो टेक्नोलॉजी है उसमें कैसे मुमकिन है कि जी वो एक जगह से सिग्नल ब्रांच हैं उनकी आगे पीछे दाएं बाएं, तो अगर किसी इंटेल ने भी रिपोर्ट किया है, फ़र्ज़ करें, और किया होगा किसी इंटेल ने रिपोर्ट, लेकिन क्या वो इंटेल इतनी ओके, कल वो नेतन्याहू ने कहा, नेतन्याहू ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक जुमला सबसे इंटरेस्टिंग, जो मार्को रूबियो के साथ उसने बात की ना नेतन्याहू ने, उसमें एक तो मैंने 5 बातें बताई थी ना कि चाइना का जिक्र किया, उसने एक बात और बात की, उसने कहा कि तुम सबके हाथों में कितने लोग ऐसे हैं तुम्हारे हाथों में मोबाइल फ़ोन है। ये उसने सवाल पूछा एक जर्नलिस्ट से, ये पूरा प्रॉपर सवाल है। वो कहता है कि तुम्हारे हाथों में कितने लोगों के हाथों में मोबाइल है, तो फिर वो खुद ही कहता है कि जितने के हाथों में मोबाइल है ना, समझ लो कि तुम्हारे हाथ में इसराइल है, ठीक है ना। तो हमारे साथ ज़्यादा गड़बड़ ना करना, तुम्हारे हाथों में इसराइल है। अच्छा, अब इशू ये है कि यहाँ पर वो आके बैठ गए